बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि उस सदारती रेफरेंस का जो कि आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दिया है और 24 मार्च को फरीकैन को तलब कर लिया है और इस हवाले से ज़ाहिर तशरीह की जाएगी और उसके बाद के मामला आगे बढ़ेंगे। एक जानिब तो ये मामला है और उसके साथ साथ कुछ सियासी बयानात का सिलसिला जो है वो भी तुंद व तेज़ जुमलों के साथ जारी है। मरीम नवाज साहबा ने हुकूमत पर तनकीद की और ये न्यूट्रल के लफ्ज़ के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है और इसके साथ साथ उन्हें यह भी कहा है कि आपकी गेम जो है वो ओवर हो चुकी है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू की है और जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और जो अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं और जो जिस नौयत की अपडेट सामने आ रही हैं उस पर तनकीद किया गया। बिलखसूस जो 21 मार्च को इजलास तलब करना था उसकी आइनी मुद्दत के हवाले से स्पीकर ने आइन शिकनी की या नहीं, इस हवाले से बहुत लेदे हो रही है। और इसके साथ साथ ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, दूसरी जानब से भी ज़ाहिर है जो वज़रा ब्रिगेड है वो भी जवाबात दे रही है। बाबर अवान साहब ने भी गुफ्तगू की है, फवाद चौधरी साहब भी बोले हैं, जनाब हमाद अजहर साहब भी बोले हैं। अब ये एक जानिब से सवालात उठ रहे हैं, दूसरी जानिब से जवाबात दिए जा रहे हैं। ये मामला तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसी असना में जब सियासी सूरत हाल मुंतशिर है और जो मुख्तलिफ जलसों का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से 27 मार्च को और फिर सेम डे पे जो है, बल्कि उससे भी पहले का अपोजिशन ने अनाउंस कर दिया है। इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई है, इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि मुख्तलिफ जगह जो है वो अलॉट की जाएंगी। जो डी चौक है वो हुकूमत को अलॉट करने के हवाले से इंतज़ामिया ने कहा है और इसके अलावा तजवीज़ दी है कि वो H9 जो है H9 का एरिया जो है वो अपोजिशन को दिया जाए, जिस पर अपोजिशन के बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक तो ये सूरत हाल है और इसी दौरान OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और मेहमान काफ़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। आइंदा रोज़ से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC का जो है वो इजलास होगा और उसमें जो ज़ाहिर है इंटरनेशनल और ख़ित्ते की ना सिर्फ सूरत हाल बल्कि इस्लामी दुनिया की जो सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू भी की जाएगी और इसे बहुत अहमियत की नज़र से भी देखा जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस, अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जनाब आप तशरीह करें। एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे पहले इस नौयत का कोई केस कोर्ट में गया कि तशरीह के हवाले से कहा गया हो, और जो इस वक्त ये केस गया है ज़ाहिर है वो तशरीह की जाएगी, लेकिन उस पर मुख्तलिफ माहिरीन कानून अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कि जनाब कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं और हो सकता है कि उसमें फ़ौरी तौर पे ही तशरीह जो है वो कोर्ट की जानिब से सामने आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इसमें ताख़ीर हो सकती है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब से ये अरकान जो PTI के अरकान हैं जब ये मंजर आम पर आए हैं और ये 14-15 जो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, उसके बाद अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर जो PTI की हुकूमत है उसका कोई जवाज़ नहीं रहा। ठीक है, आइनी और कानूनी जो माहिर हैं, जो आइनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं, उनकी ये राय है कि जिस दिन से ये लोग सामने आ गए हैं अब इस हुकूमत का कोई सियासी जवाज़ नहीं रहा। अखलाकी तौर पर आइनी तौर पर तो ज़ाहिर है आइनी मैंने आइनी और कानूनी अमूर के जो माहिरीन हैं उनकी बात की, उनकी राय है कि सियासी और इखलाकी तौर पर ये हुकूमत का अब कोई जवाज़ नहीं रहा। एक बात, और जब ये आई है ये एक आइनी अमल है जी, आइन ने उनको हक दिया हुआ है कि आप ऐसे करें। अपोजिशन जो है वो कोई गैर आइनी काम तो नहीं कर रही, ठीक है, और इसका फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही मतलब हिकमत अमली के तहत और एक बहुत ही मंसूबे के तहत इस लड़ाई को, जो पार्लियामेंट के अंदर आइनी लड़ाई है, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद हैं चीज़ें और उनके मुताबिक पार्लियामान में होने हैं, उसकी बजाय इसको पार्लियामेंट के बाहर की लड़ाई बनाया जा रहा है। जब पार्लियामान के बाहर की लड़ाई बनाया जाएगा तो इसमें फिर ये गैर आइनी इक़दाम हो जाएंगे। ठीक है, आप जलसा करें, आप ये करें। देखें, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है तो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है जी कि किसी भी आदमी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान का आइन इस बात की ज़मानत है कि आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते। तो हुकूमत जो है PTI की हुकूमत, वो एक प्रोग्राम के तहत जो पार्लियामान में जो चीज़ें होनी चाहिए, अब देखें वो तरीक़त में आज जमा हो गई है, डेट हो गई है, आप उसमें बुलाएं। वज़रा कहते थे ना हम कल ही इजलास, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, आज जमा कराएं, कल ही हम वोटिंग करा लेंगे।
तो अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप पार्लियामेंट के अंदर साबित कर दें कि जनाब ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बस बात खत्म हो जाएगी। 8 तारीख को रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है, 7 दिन का था, फिर 14 दिन का मैक्सिमम टाइम था, वो भी मेरे ख्याल में 21 मार्च को पूरा हुआ। तो अपोजिशन यही बात कर रही है। अब जिस दिन इजलास बुलाया गया है, अब अपोजिशन ये कह रही है कि गैर आईनी है ये काम, ये आइन के खिलाफ है। वो अपोजिशन वाले तो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अक्सरियत है, आपके लोग हैं, तो आप आए। देखें, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं रही और ये सिर्फ अब एक आइनी कार्रवाई होनी है, एक रस्मी कार्रवाई होनी है वहाँ गिनती की वोटों की, और हुकूमत जो है उसमें ताख़ीर पैदा कर रही है। उसी तरह हुकूमत ताख़ीर पैदा कर रही है जिस तरह हुकूमत, आपको याद होगा, फॉरेन फंडिंग केस पे मुख्तलिफ जवाब पेश करती रही है कि जी आज ये तारीख, और वो 7 साल हो गया उसका फैसला नहीं होने दिया बिल्कुल सही है। तो इसमें ताख़ीर नहीं हो सकती। हुकूमत जो है पार्लिमान के अंदर का मामला पार्लिमान की बाहर की जब लड़ाई बनाएगी तो इससे जमहूरियत के भी मसाइल पैदा होंगे, पार्लिमान के लिए भी मसाइल पैदा होंगे और ख़ुद हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इसी हवाले से जैसे अभी आपने कहा ये ताख़ीरी हरबे जो है वो हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं, अपोजिशन ये बात कर रही है कि स्पीकर ने गैर आइनी काम किया है, ये उनका क्लेम है ना जो सामने आ रहा है। अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी कोई गैर आइनी नहीं है, ये गुंजाइश मौजूद है, एक्सेप्शनल केस है। बाबर अवान साहब ने भी गुफ्तगू की है, जाहिर है वो माहिर कानून है, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी दिखाइएगा क्या गुफ्तगू की है बाबर अवान साहब ने। सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना ज़रूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में उस करारदाद पे डिबेट होगी। जी, अब बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को तहरीक अदम एतमाद जो है वो एजेंडे पे आना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको उसको करारदाद में कन्वर्ट करना होगा। फिर करारदाद के हवाले से ये है कि 3 या जो 7 दिन का कहा जा रहा है कि उसके अंदर ही उसे फाइनलाइज करना है। तो अब सवाल ये है मेरा सजातरीन साहब कि क्या इस बात से ये समझा जाए कि एजेंडे पे कौन लाएगा इसको 25 तारीख को? ये स्पीकर का अख्तियार है कि वो लाएं एजेंडे पे या ना लाएं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, डॉक्टर बाबर अवान जो हैं वो पाकिस्तान के आइनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं। वो पार्लिमानी अमूर को भी जानते हैं, वो वज़ीर कानून भी रहे हैं, और जब वो वज़ीर कानून थे उस वक्त आइन में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ भी हुई। पाकिस्तान में हफीज़ पीरज़ादा के बाद अगर आइन और कानूनी अमूर के को बंदा जानने वाला है, वकला ये बात बताते हैं, तो वो डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं। अच्छा। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मीडिया से बात की है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है, और ऐसा ही होना है कि पार्लियामेंट एजेंडे पर स्पीकर लाएगा उसको, और स्पीकर एजेंडे पर लाकर फिर उस पर एक करारदाद होगी, वो फिर उस करारदाद पेश की जाएगी, फिर वहाँ उसके करारदाद के हक़ में और करारदाद की मुखालफत में ऐवान के लोगों से पूछा जाएगा कि कितने करारदाद के हक़ में, कितने मुखालफ हुए। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस बाकी शुरू होंगे। वो उससे 3 से 7 दिन जो हैं उस पर बहस हो सकती है कि ये करारदाद है, इसकी ये क्यों आई है, इसकी क्या वजूहत है, बहुत लंबी होगी। अच्छा। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद जब आई थी तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको पार्लियामान के अंदर जो है उसका सामना किया था, पार्लियामान के अंदर मौजूद होकर, लेकिन उन्होंने पार्लियामान के बाहर नहीं किया था कि कुछ जलसे किए या जलूस किए या कुछ किए। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत में आइनी और कानूनी अमूर पर किसी को अगर ग्रिप है, कोई चीज़ें समझता है, तो वो डॉक्टर बाबर अवान। अच्छा, अब इस पे ये सवाल अपनी जगह पे है कि क्या ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो एजेंडे पे लाए या ना लाए? नहीं, ये स्पीकर की सवाबदीद नहीं है, ये आइन की पाबंदी है। आइन के मुताबिक जब एजेंडे पे आना जरूरी है, जब इजलास होगा, ठीक है, तो उस पर ये एजेंडे पे आएगा, ठीक है, एजेंडे पे आएगी, फिर और उसके बाद 7 रोज में उस पर प्रोसेस बाकी शुरू होगा। जब ये एजेंडे पे करारदाद आएगी, स्पीकर इस पर वो उस दिन आएगी जिस दिन 25 को, तो ये करारदाद एजेंडे पर ज़रूर होगी, लेकिन उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो सकेगी क्योंकि एक मेंबर जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, और उस पर सिर्फ रस्मी कार्रवाई होने के बाद इजलास मुलतवी हो सकता है। चलें इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कि एक जानिब हुकूमत ने, ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है, अपोजिशन का ये दावा है कि वो ताखिरी अरबे इस्तेमाल कर रही है, उनके वो जवाब दे रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना साहब ने भी जो बयान दिए, ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि वो जो वर्जन दे रहे हैं उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है। चौधरी साहब, क्या अब मरीम साहबा कह रही हैं कि न्यूट्रल का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप जानवर कह रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि न्यूट्रल होना तो आइन की पासदारी है, तो आप इस तरह की बातें करके आप खुद आइन की खिलाफ वर्जी का जिक्र कर रहे हैं। फिर वो भी ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि आपकी गेम ओवर हो चुकी है, मरियम साहबा कहती हैं, और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर आपको यहाँ घुस के मारा है। तो ये मरियम नवाज साहबा बड़ी दिनों के बाद बहुत ज़्यादा इस वक्त वोकल हुई हैं, बड़ी तवील खामोशी के बाद। पहले आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ वो फ्रंट पे रहे हैं, अब भी वो फ्रंट पे हैं, वो बोलते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो सियासतदान हैं उन्होंने सियासत करनी होती है, और सियासतदानों का सामना करना और फिर डिक्टेटर के अंदाज में बात करना वो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाता है। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल मुशर्रफ से बातचीत की और आलमी दबाव डाल के जनरल मुशर्रफ को घेर के वहाँ ले आए जहाँ उनका यूनिफॉर्म उतरवा दिया गया, और यूनिफॉर्म उतारने के बाद फिर वो 1 साल नहीं निकाल बल्कि 6 महीने भी नहीं निकाल सके थे इक़्तिदार में, और वो चले गए थे। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो रवैया था ना, वो रवैया बड़ा सख्त था कि सारी अपोजिशन चोर है, डाकू है, सबको निकाल देना है। तो वो अपोजिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही थी। दूसरी तरफ जो हुकूमती टीम और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो ऐसी गलतियाँ कर रहे थे जिससे अपोजिशन ये समझ रही थी कि ये अपनी वापसी के रास्ते ख़ुद बना रहे हैं। तो वो अब मौका आ गया जब वो मरीम नवाज साहबा ने ऐसे नहीं कहा कि गेम इज़ ओवर, वो समझ रही हैं कि इनका अब हुकूमत में रहने का इखलाकी और सियासी जवाज़ ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब वो अखलाक की बात कर रहे हैं, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत तो बार बार कह रही है कि आप किस मुँह से आइन की बातें कर रहे हैं, आप तो पैसे बांट रहे हैं, ये वो। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहबा वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका ये बयान जो है इस वक्त मंजर आम पर है, ख़बरों का हिस्सा है, आपने ये क्लेम किया है कि अपोजिशन ने आपको ऑफ़र की है कमोबेश 16 करोड़ रुपए की, जिसको आपने ठुकरा दिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस हवाले से फिर आपने यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत को तो बताया है, क्या दीगर प्लेटफॉर्म से भी रुजू किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुझे किससे रुजू करने की जरूरत थी? मुझे तो कोई ऐसी जरूरत फील नहीं हुई। जब मैंने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई बस। अच्छा, आप ये बताएंगी कि अपोजिशन की तरफ से किसने आपको ये ऑफर की और कितने पैसों की ऑफर की? देखिए, मैं ये तो नहीं बताऊंगी किसने ऑफर की, क्योंकि ये मेरा और उनका मामला है, लेकिन ये कि 16 करोड़ मैं बता चुकी हूँ आपको। और अपोजिशन जाहिर है जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में वो सबको पता है। खैर हमेशा से ही होता था, ये तो पहली दफा मतलब इस तरह एक्सपोज हुए हैं, वरना तो पहले तो आपको पता ही है छांगा मांगा की सियासत और दूसरी बाकी जो चीजें हैं वो तो सब ऐसा चल रही है, उसमें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी हुकूमत हो उसमें वो शामिल हो जाते हैं। नुसरत वाहिद साहबा, वजीर आजम पाकिस्तान पे ये कह रहे हैं कि पैसे चल रहे हैं और आपको ऑफर की गई है। आप अगर बताएंगी तो इस पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। हुकूमत आपकी है, FIA आपके पास है, नैब आपके पास है। अगर आप नाम बताएंगे तो उस बंदे के खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होगी, उसको गिरफ्तार होना चाहिए जो ये कह रहा है। तो ये हुकूमत करे, मैं तो नहीं करूंगी। तो आप हुकूमत का हिस्सा है नुसरत वाहिद साहबा? मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं कोई मिनिस्टर हूँ, ना पार्लियामेंट सेक्रेटरी हूँ, ना कुछ हूँ। तो मैंने तो बस बता दिया जो मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि आज जब हमारी PM से मुलाकात हुई है तो वहाँ पे और भी बहुत सारे MNAs थे जिन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि उन्हें भी ऑफर हुई है, और कहीं ज्यादा, मुझसे कहीं ज्यादा ऑफर हुई है उनको। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज की जो मीटिंग थी इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा कि आपको कि ये जिनको ऑफर हुई है और जिन्होंने ऑफर किया उनके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बस मुझे ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि एक्सपोज कर दिया। लेकिन इस पे जाहिर है आपकी जमात को ये फायदा हो सकता है, आपको बेनकाब करना चाहिए, जिसका बार बार आपकी हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि हम इनको बेनकाब करेंगे। तो आप भी क्या उसका हिस्सा होंगे, बेनकाब करेंगी आप? अगर मुझे बुलाया गया या मुझसे बात हुई तो जाहिर है फिर तो बताना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं बता रही, क्योंकि किसी को मैं बताना मैं जरूरी नहीं समझती नाम। बस ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स किस तरह होती है, हर एक को पता है। मैं तो इसमें नहीं हूँ,
अच्छा, नुसरत भाई साहबा ये बताएं कि जिस आदमी ने आपको ये 16 करोड़ रुपए की ऑफर की है, क्या उसने ये कहा कि कैश में पैसे देंगे, डॉलर में देंगे, पाकिस्तान में देंगे, दुबई में देंगे या इंग्लैंड में देंगे, इस तरह की कोई बात हुई? ओ भाई, मैं इतनी डिटेल में गई नहीं, उसने मुझसे बात की, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, जो पार्टी मैंने ज्वाइन की है मरते दम तक यहाँ पे रहूंगी। अच्छा, इस पर अपोजिशन ये कह रही है कि हम पर हुकूमत इल्जामात आयद कर रही है। यकीनी तौर पर एक इल्जाम आपका भी सामने आ गया है, और उनके इल्जामात का जवाब आप किस तरह से देंगे? वो कह रहे हैं हम पर इल्जामात हैं और झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये तो मतलब उन्होंने तो यही कहना है, उसके अलावा वो और क्या कहेंगे, मुझे बताइए। नहीं तो फिर आप बेनकाब करें ना, दूसरा बात साहब, आप बेनकाब करें। आप पर ये इल्जाम है कि आप मुलविस नहीं थे। अच्छा नुसरत भाई साहब ये बताएं, जो सिंध हाउस में लोग बैठे हुए हैं, क्या इस पर कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में हुई कि उसको कितने पैसे दिए और किसने पैसे दिए? आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कोई बात हुई इस पर? ये नहीं बात हुई कि किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे दिए, इसका तो कोई वो नहीं था। लेकिन ये कि सबको पता है, मैं बार बार बात कर रही हूँ चांगा मांगा जी के, जिसका चांगा मांगा में होता रहा सब कुछ, तो वो हुआ है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बताया आपको कि क्या हिकमत अमली है और ये किस तरह मुकाबला करना है तारीख अहमियत जो आ गई है, और इसमें क्या कोई कामयाबी के बारे में बताया प्राइम मिनिस्टर ने? हम पूरे 100% हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे। बेशक ये 11 जमातें एक साथ हो जाएं, बेशक हमारी पार्टी के लोग भी ले लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हमारे लोग हमारे साथ ही हैं। अगर वहां पे भी चले गए हैं या इत्तेहादी तो इधर उधर हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बात साहब, आप क्यों, ये तो फर्क पड़ता है ना। देखें नंबर्स, अगर आप आईनी तौर पर देखें, पार्लियामेंट में अगर इत्तेहादी चले जाते हैं, आपके लोग चले जाते हैं, फर्क तो पड़ता है। क्या कौन सा दूसरा रास्ता है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बयान दिया है वो आपने देखा है। उन्होंने कहा आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सिर्फ सियासी जमात का होता है, किसी एमएनए का जाती वोट नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो तशरीह करेगी ना कोर्ट। तो बस अगर कोर्ट की तशरीह में आता है कि हक है वोट का, जाहिर है जो कहा जा रहा है 63A के तहत, अगर वो कोर्ट तशरीह कर देती है कि वोट का हक तो है, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा जाती वोट का कोई हक नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। नहीं, लेकिन ये अभी फैसला तो नहीं आया ना, ये तो जब फैसला आएगा तो पता चलेगा। वो तो जब आएगा तो देखेंगे ना, लेकिन फिलहाल तो जस्टिस नईम ने ये वाली बात की है कि किसी एमएनए का जाती वोट की कोई। अच्छा नुसरत भाई साहब जैसे आप बता रही हैं कि आपको कामयाबी होगी अदम एतमाद की तारीख में, तो फिर ये पार्लियामान के अंदर वाली लड़ाई जो है ये प्राइम मिनिस्टर बाहर क्यों ला रहे हैं और डी चौक पे जलसे क्यों कर रहे हैं, और ये सारा किस लिए हो रहा है? फिर देखिए, ये लड़ाई बाहर नहीं हो रही, लड़ाई होगी अंदर ही। डी चौक का जलसा या बाकी जलसे, ये इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। वो जो अभी 3-4 जगह वो कर रहे हैं सारे, तो मुझे बताइए वो क्या है? चलें, बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, और उसमें अभी हमने ब्रेक से पहले जो बात की कि नुसरत वाहिद साहबा ने क्लेम किया है, और वो ये कह रहे हैं कि लुटा क्रेसी है और उनके अराकीन को जो है वो पैसे ऑफ़र किए गए हैं। नुसरत वाहिद साहबा ने कहा मुझे ऑफ़र किया गया और 16 करोड़ ऑफ़र किया गया है, मैंने ठुकरा दिया है, और वज़ीर आज़म को उन्होंने बता दिया, लेकिन वो बेनकाब नहीं करना चाहते। एक जानिब तो सर ये है, ये जो चूँकि वे कह रहे हैं ना कि ये पैसे लेकर वापस आ रहे हैं और कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जब आप जहाज़ में बैठकर आ रहे थे तो उस वक्त आने वालों की ज़मीर की आवाज़ थी, और अब जो हमारे पास आ रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं, उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है। देखिए, ये जो पाकिस्तान के सियासतदान है ना, ये हर चीज़ की तशरीह अपनी मर्ज़ी से करते हैं जो इनके मफाद में हो। उस वक्त इनके मफाद में थी, तो आपको पता है जब कोई लोग, जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मखदूम जावेद हाशमी आए, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे वो बड़े विकेट गिर गई, पीपल्स पार्टी के विकेट गिर गई, नून लीग की विकेट गिर गई, और पता नहीं जब को फलां की विकेट गिर गई, इसी तरह कहते रहे थे ना। जब वो लोग, अब वो विकेटें वापस जा रही हैं, अब उनको ज़मीर फरोश और लोटा और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। बात ये है कि ये जो 22 साल आपकी जदोजहद थी, उसमें आप 5 या 10 लोग तो बना नहीं सके। आपके पास कोई वज़ीर ख़जाना नहीं। जब आप अपोजिशन में थे
तो आपने असद उमर को कंटेनर पे खड़े होकर बहुत कुछ कहा। चले इस पे हम वर्जन लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सेनेटर परवेश शाह खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। ये अभी हमने कुछ देर पहले नुसरत वाहिद साहबा से गुफ्तगू की है और आपको पता है वो पहले भी ये क्लेम कर चुकी हैं कि उनको अपोजिशन की जानिब से 16 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है कि वो PTI को छोड़कर हमारी जानिब आ जाएं। क्या वर्जन है इस पर आपका? देखिए, तो मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और कुछ इतना सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं? परवेश खान साहब, मेरी आवाज अब कुछ सुनाई दे रही है? प्रोड्यूसर साहब आवाज बढ़ाइएगा जी। आप पर ये इल्जामात लगाया जा रहा है अपोजिशन पर कि पैसे बांटे जा रहे हैं। ये तो खैर बहुत पुराना हो गया। नुसरत वाहिद साहब सामने आई हैं और उन्होंने कहा कराची में उनको अपोजिशन की जानिब से ऑफर की गई है पैसों की। क्या आप इसका जवाब देंगी? वो इल्जामात आयद कर रहे हैं अपोजिशन पर। देखिए, मैं इनको नहीं जानती हूँ, ये मेंबर नेशनल असेंबली है जरूर, लेकिन मैंने कभी इनको इतना बोलते हुए नहीं सुना और इनके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, अगर मैं गलत ना कह रही हूँ, तो ये वही खातून है जिन्होंने असेंबली में उठ के इसराइल के हक में एक तकरीर की थी और ये कहा था कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। तो लिहाजा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम एक वोट से हार ही क्यों न जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ख्यालात को जो है पैसा देने को दूर की बात, अपने साथ हम खड़े भी नहीं होने देना चाहते। लेकिन परवेश खान साहब, ये जो पैसों की बात चल रही है, इसमें कोई हकीकत भी है या ये क्या है, जरा ये तो बताएं। देखिए सजाद तरीन साहब, जब यही लोग इनके जहाज में तरीन साहब के भर भर के आते थे, तो क्या उस वक्त ये पैसे लेके आते थे? और क्या तहरीक इंसाफ ने इन्हें पैसे दिए थे? और अगर दिए थे तो क्या रकूम थी जो इन्होंने ली और कितना पैसा था जो इन्होंने उस वक्त अपनी पार्टी को छोड़ने के एवज में लिया? और अगर नहीं लिया तो फिर आज क्या ऐसी वजह हो गई है कि इन्हीं लोगों पर ये इल्जाम वही ठहर रहे हैं जिन्होंने यही काम किया है? बात यह है कि हलाल हलाल है, हराम हराम है, इसमें एक वाज़ेह तफरीक है। ये नहीं हो सकता कि कल तक आपके लिए जो हलाल था आज वो हराम हो जाए क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आपका इक़्तिदार उससे जाता है। परवेश खान साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम पेश हुई थी, लेकिन मोहतरमा ने तो पार्लिमान के अंदर उसका सामना किया था। ये प्राइम मिनिस्टर पार्लिमान की जो लड़ाई है, इसको पार्लिमान से बाहर क्यों लाना चाहते हैं? क्या वजह है इसकी? इसलिए कि वो लड़ाई पार्लियामान की हार चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो हार चुके हैं, उन्हें हार नजर आ रही है, लेकिन वो अब इक़्तिदार ऐसी जालिम वो है चीज कि वो जैसे कहते हैं ना, छुट्टी नहीं है काफिर ये मुंह को लगी हुई, तो वो अब छुट नहीं रहा है। और क्या वजह आपके ख्याल में कि कोई शख्स इस कदर एक दिन गालियां दे, एक दिन कहे कि भाई आप जो है वजीर फरोश हैं और क्या क्या अपने वजीरों से और मुशीरों से गालियां निकलवाए, और दूसरे दिन उन्हीं को कहे कि आओ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेता हूँ, कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उसमें तो खैर आज शफकत महमूद साहब ने फिर एक बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा जो बिक गए हैं उनको हम वापस नहीं लाएंगे। तो ये तो रोजाना बयानात यकीनी तौर पर हुकूमत के तब्दील हो रहे हैं। परवेश साहब, मैं जानना चाहूंगा जी, 25 मार्च अपोजिशन जाहिर है एजेंडे पे तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जाएगी, उससे पहले 24 मार्च उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तशरीह के हवाले से। क्या हिकमत अमली है? ये तो अब एक सबजुडिस केस है, इसमें ये लोग अब सदारती रेफरेंस लेकर गए हैं कोर्ट में। उस पर भून साहब ने आज बहुत सी बातें क्लैरिफाई कर दी हैं कि कोई स्टे नहीं मांगा गया, कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि लोगों को आज़ादी से जाने का जो है वो हक हासिल होगा, तो फिर बात ही खत्म है, और वोट कास्ट करने का हक होगा। अब परवेश खान ये फरमाइशी कराना चाहे डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो तो कानून और आइन जो है वो किसी की घर की बांधी तो नहीं है। परवेश खान साहब, अपोजिशन के जो लोग हैं वो बड़े पुरअतमाद नजर आ रहे हैं, कितने % आपको चांस है कि आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखिए, नंबर तो आपके सामने, आपको किस बात का शक है? क्या नंबर गेम आपके सामने नहीं है? क्या वो लोग जो अभी सामने खड़े हुए हैं इत्तेहादी इनके साथ भी रहे तो भी क्या आपको उसमें कोई शक है कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं और जबरदस्ती चुप कर रहने से
अफसोस से ऐसे मामला हल नहीं होते, लेकिन ये बात उन्हें कौन सिखाए और कौन बताए? परवेश साहबा, आपने जो सामने आए कहते हैं कि गालियां निकालो जी, वो ये थोड़ी सिखाएंगे। जो मीडिया पे लोग आप सामने लाए, जो मीडिया पे लोग सामने आए, 16 से 24 का वो फिगर बताया जा रहा है, लेकिन अब तो अपोजिशन और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि 56 अराकीन है। इसके अलावा जाहिर है इत्तेहादी भी अभी खामोश हैं, तो अभी वाज़ेह तो नहीं हुई सूरत हाल? नहीं, ये इस हद तक तो वाज़ेह हो गई है ना कि इमरान खान साहब अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। पलवशा खान साहब, अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि एक फोन आया तो ओआईसी को सारे कामयाब कराने लग गए, दूसरा फोन आएगा तो अदम एतमाद को भी ये हुकूमत के हक में कामयाब कराएंगे। हाँ, शेख साहब को जरूर उस फोन का इंतजार होगा, लेकिन वो फोन अब इनके दौरे हुकूमत में नहीं आता है। वो फ़ोन इनके दौरे हुकूमत में नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन साहब, ये तो दोनों तरफ से ही वर्जन आ गए ना, वो ज़मीर वाली बातें भी हो गई, ज़ाहिर है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अभी नुसरत वाहिद साहबा कहती है कि हम बेनकाब भी नहीं करते और हम ये कह रहे हैं कि हमें ऑफ़र की गई है। तो ये एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, या तो उधर दाल में काला है या उधर है, ये मुझे नहीं समझ आई उनकी बात। लेकिन जाते जाते अभी आखिरी वो है, इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। OIC का जो वज़राए ख़ारजा का ज़ाहिर इजलास है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बायस फ़ख्र है, आइंदा रोज़ हो रहा है, मेहमानान गिरामी भी आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको जो नुसरत वाहिद साहब है ना, वो उनको बताना चाहिए, FIA उनके पास है, नैब उनके पास है, और उस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि पता चले कौम को बेनकाब करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए। OIC पे इंशाल्लाह कल भी हम बात करेंगे। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ लोग आए हैं, बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। जी, एक अच्छा इकदाम है। इंटरनेशनली इस पे पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, रियासत को फ़ायदा होगा, और इस पे मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को सियासी इख्तलाफात जो दाखिली सतह पे उनको छोड़कर इसको वेलकम करना चाहिए, और किया जा रहा है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।